नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम जीएसटी कानून के एक बेहद अहम पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। जी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो खास पल या तारीख है जब किसी सप्लाई पर जीएसटी चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी तय हो जाती है। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारा आधार है स्टडी मटेरियल का चैप्टर 6, जिसका टाइटल है टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ, इसमें दी गई जानकारी 31 अक्टूबर 2024 तक जो अपडेटेड जीएसटी कानून है उस पर आधारित है। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि अलग-अलग सिचुएशन में, चाहे वो सामान यानी माल की सप्लाई हो या फिर सेवाओं की, टैक्स देने की असल देनदारी कब पैदा होती है। हाँ, हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में माल और सेवाओं के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय होता है, फिर वो वाउचर्स का क्या नियम है, और अगर पेमेंट देर से होती है तो उस पर जो ब्याज या लेट फीस लगती है उस पर टैक्स कब देना होता है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना क्यों इतना जरूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यही वो पक्का टाइम पॉइंट है जब टैक्स चुकाने की लीगल लायबिलिटी मतलब कानूनी देनदारी पैदा होती है। अच्छा। भले ही टैक्स असल में बाद में जो ड्यू डेट होती है तब तक जमा किया जाए, लेकिन लायबिलिटी इसी टाइम ऑफ सप्लाई पर बन जाती है। इससे क्या है कि सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का एक साफ और सिस्टमेटिक तरीका बनता है। मतलब इसे ऐसे समझे कि अगर किसी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए 25 मई है, तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो शायद मासिक रिटर्न भरने वालों को अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 जून तक सरकार को जमा करना होता है। एकदम सही कहा। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक शब्द हैं, उन्हें समझ लेना जरूरी है ताकि पूरी बातचीत आसान लगे। सबसे पहले बात करते हैं माल यानी गुड्स की, जैसा सेक्शन 252 में बताया गया है। हाँ, माल क्या है जीएसटी कानून में, थोड़ा बताइए। इसमें हर तरह की चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, सिवाय पैसे और सिक्योरिटीज के। लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम, उगती फसलें, घास और जमीन से जुड़ी वो चीजें शामिल हैं जिन्हें सप्लाई करने से पहले अलग करने का एग्रीमेंट हो। और सेवाएं यानी सर्विसेज, सेक्शन 2102 इसके बारे में क्या कहता है। माल, पैसा और सिक्योरिटीज के अलावा बाकी सब कुछ सेवाएं हैं। इसमें पैसे का इस्तेमाल या उसे एक फॉर्म से दूसरे में बदलना, उससे जुड़ी एक्टिविटीज भी शामिल हैं, अगर उनके लिए अलग से कोई फीस ली जाए। और हाँ, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की सुविधा देना भी सेवाओं में ही आता है। ये स्पष्ट हुआ। अब सीधे आते हैं माल के टाइम ऑफ सप्लाई पर, यानी सेक्शन 12 पर। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज की। ये तो वो सामान्य स्थिति है जहां सप्लायर ही टैक्स जमा करता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो सेक्शन 12(2) इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 12(2) का जो बेसिक नियम है वो ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन दो तारीखों में से जो भी पहले आए वो होगी। ए, सप्लायर ने जिस तारीख को इनवॉइस इशू किया या सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट बनती है वो, या फिर बी, सप्लायर को जिस तारीख को पेमेंट मिली। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है मेरे ख्याल से, जो जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ खेल बदलता है नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सीटी से, जो 15 नवंबर 2017 को आया था। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज के तहत माल सप्लाई करने वाले ज्यादातर रजिस्टर्ड लोगों को, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम वालों और कुछ खास एक्शनेबल क्लेम सप्लाई करने वालों को छोड़कर, जीएसटी सिर्फ इनवॉइस जारी करने की तारीख या सेक्शन 31 के तहत इनवॉइस जारी करने की जो आखिरी तारीख है उसी के आधार पर देना होता है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि माल की सप्लाई के लिए अगर एडवांस पेमेंट मिल भी जाए तो उस एडवांस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये तो सेवाओं के नियम से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये बदलाव माल बेचने वालों के लिए वर्किंग कैपिटल के नजरिए से एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उन्हें एडवांस मिलते ही टैक्स नहीं देना पड़ता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसने जॉय सेल्स को कुर्सियां सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट 21 अगस्त को किया। 5 सितंबर को माल वेयरहाउस से भेजा गया और उसी दिन इनवॉइस भी बना दिया। ठीक है। जॉय सेल्स ने 30% एडवांस 21 अगस्त को दे दिया था और बाकी 70% पेमेंट 10 सितंबर को दी। तो इस केस में उस नोटिफिकेशन 662107 की वजह से पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 5 सितंबर ही मानी जाएगी, यानी इनवॉइस की तारीख, भले ही एडवांस पेमेंट पहले मिल गई हो। आपने सेक्शन 31 का जिक्र किया था, वो इनवॉइस जारी करने की आखिरी तारीख कैसे तय करता है? हाँ,
सेक्शन 31 ये बताता है कि इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए। नॉर्मली अगर सप्लाई में माल की मूवमेंट हो रही है तो माल हटाने से पहले या उसी समय इनवॉइस जारी करना होता है। अगर मूवमेंट नहीं है तो माल की डिलीवरी के टाइम पर जब स्टेटमेंट जारी होता है या पेमेंट मिलती है उस समय या उससे पहले इनवॉइस देना होता है। और एक वो केस होता है ना जब माल अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजा जाता है, मतलब ग्राहक पसंद करेगा तो रखेगा। हाँ, सेक्शन 31(7) कहता है कि तब इनवॉइस या तो सप्लाई कंफर्म होने पर या माल भेजने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो भी पहले हो जारी करना होगा और टाइम ऑफ सप्लाई भी उसी हिसाब से तय होगी। सेक्शन 12(2) में वो 1000 रुपए तक के एक्स्ट्रा पेमेंट का भी कुछ जिक्र था। हाँ, एक प्रोविजो है वो कहता है कि अगर सप्लायर को इनवॉइस अमाउंट से 1000 रुपए तक ज्यादा मिल जाते हैं तो सप्लायर चाहे तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस की तारीख को ही मान सकता है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, नोटिफिकेशन 16/2017 की वजह से माल के मामले में ये प्रोविजो अब प्रैक्टिकली उतना रेलेवेंट नहीं रहा है, क्योंकि टैक्स एडवांस पर तो लगना ही नहीं है, सिर्फ इनवॉइस बेसिस पर लगना है। ये फॉरवर्ड चार्ज की बात हो गई। अब आते हैं माल पर रिवर्स चार्ज पर, सेक्शन 12(3). पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए कि रिवर्स चार्ज क्या है। रिवर्स चार्ज, जैसा सेक्शन 298 में बताया गया है, वो सिचुएशन है जहां टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं होती बल्कि माल या सेवा लेने वाले यानी रिसिपिएंट की होती है। ये कुछ खास तरह की सप्लाई पर लगता है जो सरकार नोटिफाई करती है, जैसे सेक्शन 93 या 94 के तहत। तो जब रिवर्स चार्ज लगता है तब माल के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय होती है? सेक्शन 12(3) के अनुसार तब टाइम ऑफ सप्लाई इन 3 तारीखों में से जो सबसे पहले आ जाए वो होगी। ए, जिस तारीख को माल मिला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। बी, जिस तारीख को पेमेंट की गई, मतलब रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री या बैंक से डेबिट जो भी पहले हो। या सी, सप्लायर के इनवॉइस जारी करने की तारीख के ठीक बाद वाले 31वें दिन की तारीख। इसमें ध्यान रखने वाली खास बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि रिवर्स चार्ज के मामले में माल के लिए भी वो एडवांस पेमेंट पर टैक्स छूट वाला नोटिफिकेशन 6/4/2017 लागू नहीं होता है। अच्छा, यानी अगर रेसिपिएंट ने माल मिलने से पहले ही पेमेंट कर दी तो उस पेमेंट की तारीख पर रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी की देनदारी बन सकती है अगर वो बाकी 2 तारीखों से पहले पड़ती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पर सप्लाई ऐसी है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है। उसने 4 मई को इनवॉइस दिया, माल रेसिपिएंट को 12 मई को मिला और रेसिपिएंट ने 30 मई को पेमेंट की। ठीक है, तो यहाँ 3 तारीखें हैं। माल मिला 12 मई को, पेमेंट हुई 30 मई को और इनवॉइस से 31वां दिन हुआ 4 जून। 4 मई प्लस 31 दिन, इन तीनों में सबसे पहले क्या आया? 12 मई, तो टाइम ऑफ सप्लाई 12 मई होगी। और अगर इसी केस में मान लें माल 12 जून को मिला, देर हो गई ट्रांजिट में और पेमेंट 3 जुलाई को हुई, इनवॉइस 4 मई का ही है। अब तारीखें देखिए, माल मिला 12 जून को, पेमेंट हुई 3 जुलाई को और इनवॉइस से 31वां दिन था 4 जून। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सी तारीख है? 4 जून। तो टाइम ऑफ सप्लाई 4 जून हो जाएगी। और अगर किसी वजह से इन तीनों तरीकों से टाइम ऑफ सप्लाई पता ही ना चल पाए? ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है, पर अगर हो जाए तो एक फॉलबैक नियम है। जिस तारीख को रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में माल की एंट्री करता है वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं वाउचर्स की तरफ। वाउचर क्या होता है जीएसटी में? सेक्शन 2118 के हिसाब से वाउचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसे माल या सेवाओं के बदले पेमेंट के तौर पर पूरा या पार्ट पेमेंट स्वीकार करना पड़ता है। उस पर या उससे जुड़े कागजों पर लिखा होता है कि इसके बदले क्या मिलेगा या कौन सप्लायर होगा। जैसे गिफ्ट वाउचर या प्रीपेड कूपन होते हैं ना? हाँ। तो अगर माल के बदले वाउचर दिया या लिया जा रहा है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(4) कैसे तय होगा? इसका नियम बड़ा सीधा है। अगर वाउचर जारी करते समय ये साफ पता है कि उसके बदले कौन सा खास माल मिलेगा, मतलब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, तो वाउचर जारी करने की तारीख ही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। और अगर नहीं पता? लेकिन अगर ये नहीं पता कि वाउचर से क्या क्या खरीद सकते हैं, मतलब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब ग्राहक उस वाउचर को इस्तेमाल करेगा यानी रिडीम करेगा, वो तारीख टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे अगर किसी पिज्जा स्टोर से बड़े पिज्जा खरीदने पर एक कूपन मिला जिससे सिर्फ एक छोटा पिज्जा ही ले सकते हैं, तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल हुई। बिल्कुल, तो टाइम ऑफ सप्लाई कूपन जारी करने की तारीख होगी।
दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर देती है जिससे वो उस मॉल की किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं, तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो इस मामले में जब एम्प्लॉई वाउचर इस्तेमाल करेगा वो तारीख टाइम ऑफ सप्लाई होगी। एकदम सही। अब सेक्शन 12(5) उन मामलों की बात करता है जहां ऊपर दिए गए किसी भी नियम से, मतलब फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज वाउचर, किसी से भी टाइम ऑफ सप्लाई तय ना हो पाए। इनको रेसिडुअल मामले कहते हैं। ऐसे में क्या नियम है? दो सिचुएशंस है। ए, अगर कानून के तहत पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना जरूरी है तो उस रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। बी, और अगर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है तो जिस तारीख को असल में टैक्स चुकाया गया वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। और सेक्शन 12(6) ये देरी से पेमेंट पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस के बारे में है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय होता है? हाँ, अगर ग्राहक पेमेंट देर से करता है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस पर ब्याज, लेट फीस या पेनल्टी लगती है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई वो तारीख होगी जब सप्लायर को ये एक्स्ट्रा अमाउंट असल में मिलता है, यानी डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। उदाहरण के लिए मान लीजिए राधा ट्रेडर्स ने श्याम सेल्स को 6 जून को माल बेचा। शर्त थी कि 15 दिन में पेमेंट नहीं की तो 2% ब्याज लगेगा। श्याम सेल्स ने पेमेंट 6 जुलाई को ब्याज के साथ की। तो यहाँ जो ओरिजिनल माल बेचा गया उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो 6 जून, इनवॉइस डेट फॉरवर्ड चार्ज मानकर चलें तो होगी, लेकिन जो ब्याज का पैसा मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई 6 जुलाई होगी, यानी जिस दिन वो ब्याज मिला। ये हुई माल के टाइम ऑफ सप्लाई की पूरी जानकारी। अब रुक करते हैं सेवाओं के टाइम ऑफ सप्लाई का, सेक्शन 13। क्या यहाँ नियम काफी अलग है, खासकर वो फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस पेमेंट वाली बात? हाँ, यहीं पर माल और सेवाओं के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। सेवाओं के मामले में फॉरवर्ड चार्ज के तहत एडवांस पेमेंट मिलने पर भी जीएसटी की देनदारी बन जाती है। माल की तरह यहाँ एडवांस पर कोई छूट नहीं है। ओह, इससे सेवा देने वालों, खासकर छोटे बिजनेस, उनके कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें पैसा मिलते ही टैक्स देना होता है, भले ही सर्विस बाद में दी जाए। तो सेवाओं में फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 13(2) का नियम क्या है फिर? सेक्शन 13(2) का नियम इस बात पर टिका है कि सप्लायर ने इनवॉइस टाइम पर जारी किया है या नहीं। इसके लिए सेवाओं में इनवॉइस जारी करने की टाइम लिमिट जानना जरूरी है। सेक्शन 13(2) और रूल 47 के मुताबिक नॉर्मली सर्विस पूरी होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस जारी करना होता है। बैंक, एनबीएफसी, बीमा कंपनियां, इनके लिए ये लिमिट 45 दिन है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं। मान लीजिए इनवॉइस समय पर जारी हो गया 30-45 दिन के अंदर, तब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? की तारीख या पेमेंट मिलने की तारीख, इन दोनों में से जो भी पहले हो। उदाहरण देखते हैं। मोहित खन्ना एंड सन्स एक कंसल्टेंसी फर्म है। उन्होंने 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट किया, 15 सितंबर को सर्विस पूरी की और 20 सितंबर को इनवॉइस जारी कर दिया, जो 30 दिन के अंदर है। पेमेंट उन्हें 10 अक्टूबर को मिली। यहाँ इनवॉइस डेट 20 सितंबर, पेमेंट डेट 10 अक्टूबर से पहले है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई 20 सितंबर होगी। हाँ, अगर कोई एडवांस मिला होता तो उस एडवांस अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस मिलने की तारीख होती। अच्छा, अब दूसरा केस, अगर इनवॉइस समय पर जारी नहीं हुआ 30-45 दिन के बाद, तब क्या होगा? अगर इनवॉइस समय पर जारी नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी सर्विस पूरी होने की तारीख, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या पेमेंट मिलने की तारीख, इन दोनों में से जो भी पहले हो। तो पिछले उदाहरण में ही अगर मोहित खन्ना 25 अक्टूबर को इनवॉइस देते, यानी 15 सितंबर को सर्विस पूरी होने के 30 दिन बाद, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती? पेमेंट अभी भी 10 अक्टूबर को ही मिली है। इस सिचुएशन में सर्विस पूरी होने की तारीख 15 सितंबर, पेमेंट मिलने की तारीख 10 अक्टूबर से पहले है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई 15 सितंबर होगी। एक और थोड़ा जटिल उदाहरण लेते हैं। एक कन्वेंशन हॉल 6 मई को बुक हुआ और बुकिंग के टाइम 3,000 रुपये एडवांस मिला। फंक्शन हुआ 15 सितंबर को। सप्लायर ने इनवॉइस 27 अक्टूबर को जारी किया, मतलब देर से, और बाकी 12,000 रुपये का पेमेंट 3 नवंबर को मिला। यहाँ दो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई होंगे। 3,000 के एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगी 6 मई, जिस दिन पेमेंट मिली, जो सर्विस पूरी होने से पहले है। ठीक है। बाकी बचे 12,000 रुपये के लिए, क्योंकि इनवॉइस देर से जारी हुआ, हमें सर्विस पूरी होने की तारीख 15 सितंबर और पेमेंट मिलने की तारीख 3 नवंबर को कंपेयर करना होगा। 15 सितंबर पहले है,
इसलिए बाकी 12,000 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 15 सितंबर होगी। पेमेंट मिलने की तारीख का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा साफ कर दीजिए। इसका मतलब है वो तारीख जब सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री करता है, या फिर वो तारीख जब पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। क्या सेवाओं में भी कोई फॉलबैक नियम है अगर इनवॉइस या पेमेंट डेट से बात ना बने? हाँ, अगर ऊपर बताए तरीकों से टाइम ऑफ सप्लाई तय नहीं हो पा रही तो सेक्शन 13(2)(c) लगता है। इसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई वो तारीख होगी जब रिसिपिएंट यानी सेवा लेने वाला अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर्विस की प्राप्ति दिखाता है। और वो 1,000 वाली बात, क्या वो सेवाओं पर भी लागू होती है? हाँ, सेक्शन 13(2) का प्रोविजो यहाँ भी लागू होता है। अगर सप्लायर को इनवॉइस अमाउंट से 1,000 रुपए तक ज्यादा मिल जाते हैं तो सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अगले इनवॉइस की तारीख को मान ले। ये अक्सर टेलीफोन या बिजली बिलों में होता है ना, छोटी मोटी एक्स्ट्रा पेमेंट वहां काम आता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या नियम है? जैसे वो राष्ट्रीय राजमार्गों का हैम मॉडल है। हाँ, सेक्शन 31(5) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की इनवॉइसिंग बताता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट की ड्यू डेट पता चलती है तो इनवॉइस उस ड्यू डेट पर या उससे पहले जारी करना होता है। अगर ड्यू डेट नहीं पता तो जब भी पेमेंट मिलती है तब या उससे पहले। अगर पेमेंट किसी काम के पूरा होने से जुड़ी है तो काम पूरा होने पर या उससे पहले। हैम मॉडल में जहां सरकार डेवलपर को किस्तों में पेमेंट करती है उसे कंटिन्यूअस सप्लाई माना गया है। यहां टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल नियम सेक्शन 13(2) के हिसाब से ही तय होगी, यानी इनवॉइस या पेमेंट जो भी पहले हो। अगर इनवॉइस टाइम पर है, और ये भी याद रखना जरूरी है कि इन किस्तों में अगर ब्याज का हिस्सा है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। ये फॉरवर्ड चार्ज की काफी लंबी चर्चा हो गई। अब आते हैं सेवाओं पर रिवर्स चार्ज सेक्शन 13(3) पर। इसके क्या नियम है? सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के सामान्य नियम मतलब भारत के बाहर की एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ली गई सेवाओं को छोड़कर थोड़े अलग हैं। यहां टाइम ऑफ सप्लाई इन दो तारीखों में से जो पहले हो वो होगी। ए, पेमेंट की तारीख, रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री या बैंक डेबिट जो भी पहले हो, या बी, सप्लायर के इनवॉइस जारी करने की तारीख के ठीक बाद वाले 61वें दिन की तारीख। अच्छा, यानी माल के लिए 31वां दिन था, सेवाओं के लिए 61वां दिन देखना है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वकील हैं जिनकी सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लगता है। उन्होंने 4 मई को इनवॉइस दिया। पेमेंट किसी झगड़े के कारण 21 अगस्त को हुई। तो यहाँ पेमेंट डेट 21 अगस्त है। सप्लायर के इनवॉइस 4 मई से 61वां दिन कब आएगा? 4 मई प्लस 61 दिन मतलब 4 जुलाई। क्योंकि 4 जुलाई 21 अगस्त से पहले है, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई 4 जुलाई होगी। क्या इसमें कोई स्पेशल नियम भी है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल नियम है। अगर सर्विस भारत के बाहर स्थित किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंपोर्ट की गई है, जैसे अपनी ही विदेशी सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी पेमेंट की तारीख या रिसिपिएंट यानी भारतीय कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस की एंट्री की तारीख। इन दोनों में से जो भी पहले हो। यहाँ वो 61 दिन वाला नियम नहीं लगता। जैसे मान लीजिए एक जर्मन एसोसिएटेड कंपनी ने कंसल्टेंसी दी और ईमेल से खर्चे बताए, जिसे भारतीय कंपनी एबीसी लिमिटेड ने 1 मई को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट 2 जुलाई को वायर ट्रांसफर से की। यहाँ बुक्स में एंट्री की तारीख 1 मई, पेमेंट की तारीख 2 जुलाई से पहले है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई 1 मई होगी। और अगर इन सामान्य या विशेष नियमों से भी टाइम ऑफ सप्लाई तय ना हो पाए तो यहाँ भी फॉल बैक नियम है। रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस की एंट्री की तारीख ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्या रिवर्स चार्ज के नियमों में हाल में कोई बदलाव भी हुआ है? हाँ, ये जानना जरूरी है। फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 ने सेक्शन 13(3) में 1 नवंबर 2024 से एक अमेंडमेंट किया है। कुछ खास मामलों में जहां रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देना होता है और कानूनन इनवॉइस रिसिपिएंट को ही जारी करना होता है, जैसे सेक्शन 9(4) के कुछ मामले, वहां टाइम ऑफ सप्लाई तय करने के लिए एक तीसरा क्लॉज जोड़ा गया है। ये क्लॉज है रिसिपिएंट द्वारा इनवॉइस जारी करने की तारीख। तो अब ऐसे मामलों में टाइम ऑफ सप्लाई क्लॉज ए पेमेंट डेट, बी सप्लायर के इनवॉइस से 61वां दिन अगर लागू हो, या सी रिसिपिएंट द्वारा इनवॉइस जारी करने की तारीख। इनमें से जो भी सबसे पहले हो वो होगी। ये बदलाव आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब सेवाओं के बदले मिलने वाले वाउचर सेक्शन 13(4) की बात कर लेते हैं।
इसका नियम तो बिल्कुल माल वाले वाउचर्स जैसा ही है। अगर वाउचर जारी करते समय ये पता है कि उसके बदले कौन सी खास सर्विस मिलेगी, सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, तो वाउचर जारी करने की तारीख टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अगर ये नहीं पता, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, तो वाउचर रिडीम करने की तारीख टाइम ऑफ सप्लाई होगी। जैसे किसी होटल चेन का डिस्काउंट कूपन जिससे किसी भी होटल में स्टैंडर्ड रूम बुक किया जा सकता है। यहाँ सर्विस होटल स्टे आइडेंटिफाइड है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कूपन जारी करने की तारीख होगी। बिल्कुल। और आखिर में रेजिडुअल मामले सेक्शन 13(5) और देरी से भुगतान पर ब्याज लेट फीस सेक्शन 13(6) के नियम। ये दोनों नियम भी बिल्कुल माल वाले नियमों सेक्शन 12(5) और 12(6) जैसे ही हैं। रेजिडुअल केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या टैक्स पेमेंट की तारीख, जो भी लागू हो, और देरी से भुगतान पर मिलने वाले ब्याज या लेट फीस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वो तारीख होगी जब सप्लायर को वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो हमने माल और सेवाओं दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के नियम काफी विस्तार से देख लिए। क्या आप मुख्य अंतरों को एक बार फिर संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। मेरे हिसाब से सबसे बड़े अंतर ये हैं। पहला, एडवांस पेमेंट। फॉरवर्ड चार्ज में माल पर एडवांस मिलने पर नॉर्मली जीएसटी नहीं लगता, उस नोटिफिकेशन 66/2017 के वजह से, जबकि सेवाओं पर एडवांस मिलते ही जीएसटी की देनदारी बन जाती है। ये शायद सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फर्क है। हाँ, ये जरूर है। दूसरा, रिवर्स चार्ज में समय सीमा। माल के मामले में सप्लायर के इनवॉइस से 31वां दिन देखते हैं, जबकि सेवाओं के मामले में 61वां दिन। बिल्कुल। और तीसरा, फॉरवर्ड चार्ज सिर्फ सेवाओं के लिए। सेवाओं में ये देखना बहुत जरूरी है कि इनवॉइस टाइम पे 30-45 दिन में जारी हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का बेसिस बदल जाता है। मतलब इनवॉइस डेट या प्रोविजन डेट माल में नोटिफिकेशन के बाद ये उतना प्रभावी नहीं रहा। बाकी नियम जैसे वाउचर के, रेसिजुअल मामलों के और ब्याज लेट फीस के, वो तो काफी हद तक एक जैसे हैं। बिल्कुल। तो आज हमने गहराई से समझा कि जीएसटी के तहत माल और सेवाओं के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय किया जाता है। हमने फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स और देरी से भुगतान पर ब्याज जैसे लगभग सभी पहलुओं को कवर किया। हाँ, और सही टाइम ऑफ सप्लाई का पता लगाना सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि ये पक्का करता है कि टैक्स का भुगतान सही समय पर और सही तरीके से हो। ये टैक्स कंप्लायंस का एक बहुत बेसिक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें गलती होने पर फिर ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अब जाते जाते एक सोचने वाली बात। हमने देखा कि माल और सेवाओं के लिए एडवांस पेमेंट पर जीएसटी के नियम अलग-अलग हैं। माल पर टैक्स नहीं लगता, सेवाओं पर लगता है। क्या ये अंतर उन व्यवसायों के लिए जो माल और सेवाएं दोनों तरह की सप्लाई करते हैं, उनकी अकाउंटिंग और कंप्लायंस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना देता? क्या उन्हें दो अलग-अलग सिस्टम मेंटेन करने पड़ते हैं? क्या इससे उनके कैश फ्लो मैनेजमेंट पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है? इस पर सोचा जा सकता है कि क्या इन नियमों में कुछ सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है या नहीं।